गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स का पूरा कंटेंट हमने प्रॉमिस कर रखा है कि यूट्यूब में प्रोवाइड कराऊंगा उन निःशुल्क बच्चों के लिए जिनके पास मोटी फीस दे करके पढ़ने का साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसको फिनिश भी कर चुका हूं। और दूसरे चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या नाम था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सारी जानकारी देख ली थी। अभी हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का एक लेक्चर हो चुका है। इसका एक लेक्चर हम ले चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा तो पहले आप पोटेंशियल से शुरू करिए देखना, या तो आप फर्स्ट चैप्टर से अगर देखते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर सेकंड चैप्टर का कंटेंट लेना चाहते हो तो आप शुरू से देखिएगा जहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट किया गया है। आज हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का लेक्चर सेकंड लेने जा रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की फंडामेंटल बेसिक चीज़ आपको बता दिया था कि कैपेसिटी क्या होती है, इसका मात्रक क्या है ना, इसके छोटे मात्रक बड़े मात्रक क्या होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, वो सब बातें। अभी एक चीज़ उसी में आगे थोड़ा सा नहीं हो पाया था कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। डायमेंशन फार्मूला ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसका डायमेंशन फार्मूला बता सकते हो, तो आप जानते हो कि C = सूत्र होता है Q/V। और यहाँ से मैं Q को Q ही रहने देता हूँ, V को लिख सकता हूँ W/Q। ये Q ऊपर चला गया तो बन गया Q² W। अब Q को हम कहते हैं IT होल स्क्वायर और W को हम कहते हैं mL² T-2। अब I को आप एम्पियर कहोगे, T को आप टाइम कहोगे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। ये mL² T-2, ये क्वांटिटी जब ऊपर जाएगी तो m-1 L-2 T4 A2। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो आप डायरेक्ट अगर इसको देखते तो याद करते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस करके सीखें कैसे बनता है तो ये फार्मूला आपको पता था, V का फार्मूला आपको पता था, है ना। Q को आप ऊपर ले गए तो ऐसा बन गया। अब आप Q का जानते हो, W का जानते हो, तो आसानी से निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसको बना लीजिए। इसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटर। क्या शुरू करने जा रहे हैं? कैपेसिटर। इसको हिंदी में हम संधारित्र कहते हैं। आपके घरों में जो फैन लगे हैं, फैन में जो कंडेंसर लगा है वो कैपेसिटर है ना। तो चाहे आप कंडेंसर कहो, कैपेसिटर कहो, संधारित्र कहो, सब एक ही बातें हैं। ये क्या करता है? यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संचित करता है। अगर आप छोटी सी परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण है, संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को संचित करता है, विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो स्टोर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक है, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि किसी चालक के आकार या आकृति को बिना बदले उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए। किसी चालक के आकार या आकृति को बिना बदले उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दे तो उस डिवाइस को क्या नाम दिया गया? कैपेसिटर। जैसे फैन की स्पीड कम थी और आपने कंडेंसर लगाया तो फैन की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। तो जिस डिवाइस को अप्लाई करने से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई काम करने की, तो उस डिवाइस को नाम क्या दिया गया? उस डिवाइस को नाम दिया गया, एक मिनट, आज फिर चिड़िया परेशान कर रही हैं, थोड़ा मैं इनको पानी पिला के। हाँ, तो किसी चालक के आकार या आकृति को बिना बदले उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। और ये कैपेसिटर अपने अंदर अधिक से अधिक चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का ये बेसिक डिफिनेशन है। क्या बोलोगे
कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को संचित करता है, या ये कह सकते हो कि ऐसा उपकरण जिसमें किसी चालक के आकार या आकृति को बिना बदले उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दे, तो उस उपकरण को क्या बोला जाता है? कैपेसिटर बोला जाता है। अब इसका सिद्धांत समझिए कैसे काम करता है ये। मान लेते हैं हम हमारे पास ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट धातु की ये है ए, एक प्लेट ये है बी। प्लेट ए को हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पर ये प्लस क्यू आवेश फैल गया, और प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के पास वाले सतह में ऋणावेश और दूर वाले सतह में धनावेश फैल जाता है। क्या हुआ बच्चों? ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट्स ए और बी हैं। प्लेट ए को जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के पास वाले सतह में ऋणावेश और दूर वाले सतह में धनावेश फैल जाता है। यह ऋणावेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करेगा। समझो कैसे? जो ये ऋणावेश है तो इस धन को कुछ न कुछ कम करेगा। जब धन को कुछ न कुछ कम करेगा तो इसका आवेश कुछ कम हो जाएगा। आवेश अगर कम होगा तो ऑटोमेटिक विभव कम होगा, और ये धनावेश इसको बढ़ाने का प्रयास करेगा प्लस को, तो जब बढ़ जाएगा तो इसका विभव भी बढ़ जाएगा। तो ऋणावेश घटाने का प्रयास करेगा, धनावेश बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन इसके करीब में ऋणावेश है और धनावेश इससे थोड़ा दूरी पर है, इसलिए ऋणावेश का प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि इस पर 10 कूलाम का चार्ज है और ऋणावेश 4 कूलाम के चार्ज को घटा रहा है, और धनावेश 2 कूलाम के चार्ज को बढ़ा रहा है। चूँकि वो दूर है ना तो उसका असर कम पड़ रहा है, वह 2 कूलाम के चार्ज को बढ़ा रहा है। तो नेट चार्ज इस पर कितना आ गया? इस वाली प्लेट पर नेट चार्ज कितना आया? 10 में 4 निकालेंगे 6, अब प्लस 2 जोड़ देंगे कितना आ गया? 8 कूलाम। तो ओवरऑल प्लेट ए का आवेश कम हुआ। पहले 10 था, अब कितना हो गया? 8 कूलाम। और जब इसका आवेश कम हो गया तो विभव कम हो जाएगा। अब विभव कम हो जाएगा तो सूत्र C बराबर Q/V से विभव जैसे ही कम होगा धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पिक्चर बनती है कि जब किसी प्लेट ए के पास कोई दूसरी प्लेट लाते हैं तो इंडक्शन की फिनोमेना द्वारा पास वाले सतह में ऋणावेश और दूर वाले सतह में धनावेश फैल जाता है। ऋणावेश प्लेट ए के विभव को, अब देखो मैं आवेश से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट विभव की ही बात कर लेता हूँ। आवेश को घटाएगा तो विभव घटेगा, आवेश को बढ़ाएगा तो विभव बढ़ेगा। तो मैं सीधे विभव से बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ कि ये निगेटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने का प्रयास करता है और पॉजिटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करने का प्रयास करता है। क्योंकि ऋणावेश जो है वो प्लेट ए के करीब होता है, इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और प्लेट ए का विभव घट जाता है। और जब प्लेट ए का विभव घट जाता है तो सूत्र C बराबर Q/V से धारिता बढ़ जाती है। अगर इसी में एक काम और कर दिया जाए, इसी में एक काम ये कर दिया जाए कि आपने इसको प्लस Q चार्ज दिया और अब प्लेट बी जो था उसका संपर्क आप पृथ्वी से कर दीजिए, तो जो उसमें प्रेरित धनावेश था वो पूरा का पूरा कहाँ चला गया? पृथ्वी में चला गया। तो अब जरा सोचो, पहले से इस पर चार्ज कितना था? अगर बात करें तो आपने कहा 10 कूलाम, इसने कितना कम किया? -4 कूलाम। इसने कितना बढ़ाया? तब इसके पास प्लस है ही नहीं, तो क्या बढ़ाएगा? कुछ नहीं करेगा। तो इस पर नेट चार्ज आपको कितना मिल गया? नेट चार्ज 10 में 4 निकाल दो कितना आ गया? 6 कूलाम। अब बताओ, यहाँ पर आवेश का मान और घट गया। पहले 8 कूलाम हो रहा था, अब कितना हो गया? 6 कूलाम, और ज़्यादा घट गया। इसलिए इसकी जो पोटेंशियल है और डिक्रीज हो जाएगा। चार्ज घट जाने से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, तो इसका पोटेंशियल और डिक्रीज हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो सूत्र C बराबर Q/V से कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो दो प्लेटों के इसी कम्बिनेशन को हम कैपेसिटर बोलते हैं और यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाने के लिए है, कोई एक एक्यूरेट डाटा नहीं है, ये केवल समझाने के दृष्टिकोण से लिया गया है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको एक बार फिर से हम एक बार समझाते हैं। देखो बच्चों, माना धातु की दो प्लेटें ए और बी हैं। प्लेट ए को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के पास वाले सतह में ऋणावेश और दूर वाले सतह में धनावेश फैल जाता है। ऋणावेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, धनावेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो है तो भी को घटाएगा और ये जो है तो वो भी को बढ़ाएगा, ऐसे समझ लो।
कि ऋणावेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, धनावेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। क्योंकि ऋणावेश प्लेट ए के अत्यंत निकट होता है, अतः इसका प्रभाव अधिक पड़ता है और प्लेट ए का विभव घट जाता है। और जब विभव घट जाएगा तो सूत्र C बराबर Q/V से धारिता बढ़ जाती है। पुनः यदि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है तो उस पर प्रेरित धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, जिस कारण से प्लेट बी पर केवल ऋणावेश शेष बचता है और तब प्लेट ए का विभव और कम हो जाता है। चूँकि धनावेश कुछ बढ़ा रहा था, अब तो वो भी नहीं मौजूद है, केवल घटाने वाला मौजूद है, जिस कारण से प्लेट ए का विभव और कम हो जाता है। जब विभव और कम हो जाता है तो इसकी धारिता और अधिक बढ़ जाती है। तो दो कंडक्टर के इस कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर कहते हैं और यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको कैपेसिटर का प्रिंसिपल समझ में आया होगा। मिटा देते हैं एक बार। अगर इंग्लिश में का इंग्लिश में देख लीजिए क्या बोलते हैं कि कंसीडर ए एंड बी टू मेटेलिक प्लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द प्लेट ए ड्यू टू फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट बी इन नियर सरफेस एंड इन आउटर सरफेस प्लस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड। Minus Q charge decreases the potential of plate A and plus Q charge increases the potential of plate A. Since minus Q charge is very close to plate A, thus its effect is more than the plus Q charge. Finally, potential of plate A decreases. Hence, from formula C equal Q upon V, capacity increases. If plate B connected to the ground, then plus Q charge is goes through the ground. Only minus Q charge remains on the plate B. Hence, potential of plate A more decreases, thus capacity more increases. The combination of such type of plate are called capacitor and this is the principle of capacitor. ठीक है। तो अगर इसका वो चाहिए होगा आपको क्या लिखना है पूरा सिद्धांत में, तो आपको मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये आप तो समझ में आ गया है तो अपने से आप लिख भी सकते हो, है ना। चलिए अब है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। सबसे पहला है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा है आपका आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र। और तीसरा है आपका गोलीय संधारित्र। और चौथा है आपका बेलनाकार संधारित्र। ये बेसिकली 4 तरह के संधारित्र हमारे पास दिए गए हैं। इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए एमपी बोर्ड में ये दोनों दिए गए हैं और इन दोनों को काट दिया गया है। पहले ये भी थे, लेकिन कंपटीशन वगैरह में तो चारों से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर एमपी बोर्ड के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों का डेरिवेशन आपको देखना होगा, और अगर आप कंपटीटिव हिसाब से जा रहे हैं तो आपको सभी को देखना होगा। इसका जो रिजल्ट, कंपटीशन में तो रिजल्ट भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, डेरिवेशन वहाँ प्रूव करने की बात होती नहीं। तो पहले मैं सभी के रिजल्ट को बता देता हूँ आपको कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा कि धातु की 2 प्लेटें रहेंगी और एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा, प्रेरण की क्रिया से दूसरे में माइनस फैल जाएगा और उसका करेक्शन ग्राउंड से कर दिया जाएगा। मान लीजिए प्लेट के नाम mn थे और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था, चार्ज कितना दिया गया था? 1 क्यू दिया गया था।
तो यहाँ जो फार्मूला कैपेसिटी का निकल के आता है, याद रखिएगा, के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। मैं डेराइव भी कराऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी मैं समरी के तौर पे इसको दिखा रहा हूँ कि समांतर प्लेट संधारित्र का जो कैपेसिटी का फार्मूला होता है C बराबर के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी होता है। यही फार्मूला जो इसके लिए अगर बात किया जाए कि आंशिक रूप से, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास आंशिक रूप से अगर कोई मीडियम भर दिया जाए, ये मैंने T थिकनेस में, ये T थिकनेस में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल दिया। क्या डाल दिया है? K। और बाकी की जगह में क्या भरी हुई है? एयर। और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले लिया? D। इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया, प्लेट का नाम Mn दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो कैपेसिटी का फार्मूला निकल के आता है वो आता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन K। याद रखेंगे, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन K। अगर गोली संधारित्र के लिए बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक गोला लेते हैं बाहर, एक गोला लेते हैं अंदर, और यहाँ से कोई रॉड डाल करके इसको प्लस Q चार्ज दिया जाता है। इसकी जो अंदर वाला है इसकी त्रिज्या है A, और जो बाहर वाला है इसकी त्रिज्या है B। इस गोले का नाम है A, इस गोले का नाम है B। तो इसके लिए जो कैपेसिटी का फार्मूला निकल के आता है तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के AB अपॉन B माइनस A। ये याद रखिएगा, ये होता है किसके लिए? स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के AB अपॉन B माइनस A। और यही बात अगर हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करें तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा कि हमारे पास ये दो सिलेंडर ऐसे बनाए जाते हैं, और ये सिलेंडर A है, इसकी रेडियस स्मॉल a, ये सिलेंडर B है, इसकी रेडियस स्मॉल b। अंदर वाले को प्लस Q चार्ज दिया जाएगा। इसके लिए जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है 2 पाई एप्सिलॉन 0 के log B अपॉन A। ये फार्मूला निकल के आएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 के log B अपॉन A। स्फेरिकल के लिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 के AB अपॉन B माइनस A। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T। हर एक पैरामीटर का मतलब समझो। एप्सिलॉन 0 तो आपको पता ही है क्या है? A क्रॉस एक्स, अरे विद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12 बताई गई है। A यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल है, D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, T थिकनेस है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसमें आ जाओ तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा होगा तब, अगर नहीं भरा है तो यहाँ पर A1 रखोगे इसकी वैल्यू, ठीक है ना। एप्सिलॉन 0 पता है, A एरिया हो गया, D डिस्टेंस हो गई। इसमें आ जाइए, A और B त्रिज्याएँ हैं, A अंदर वाली है और B कौन सी है? बाहर वाली है। बाकी ये सब पता ही है आपको, कांस्टेंट होते हैं। ऐसे वहाँ पर भी A और B क्या हैं? रेडियस हैं। तो इसको नोट कर लो, फिर एक एक करके इसको हम समझाते हैं आपको। चलिए, तो पहला वाला शुरू करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लेते हैं कि हमारे पास M और N धातु की दो प्लेटें हैं। प्लेट M को प्लस Q आवेश दिया जाता है। प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट N के पास वाले सरफेस में ऋणावेश और दूर वाले सरफेस में धनावेश फैल जाता है। क्योंकि प्लेट N का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए प्रेरित धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और इस पर केवल ऋणावेश शेष बचता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? तो कैपिटल A है। जो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेटों का बताया गया है वो कितना है? आपका कैपिटल A है, ठीक है। तो आपको अगर विद्युत विभव निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले आप पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है ना। अब पोटेंशियल निकालने के पहले आप दोनों प्लेटों के बीच इन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, अगर E बराबर हम पूछे क्या होगा, तो दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता होगा। ये प्लेट जो है समांतर प्लेट जो बन रही है ना, तो हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था। एक
उसमें गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में लाइन चार्ज के कारण और किसी सीट के कारण, तो सीट के कारण जो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको बताया गया था, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो सीट में बताया गया था सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, और ये एक सीट जैसा ही बिहेव यहाँ पर कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया है तो आप दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस को, V बराबर E इंटू डी। तो V बराबर E की वैल्यू आपके पास आ गई सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। लेकिन आपको पढ़ाया गया है कि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बट सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। सिग्मा को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है Q अपान A। तो सिग्मा की इस वैल्यू को ला करके यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको V इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा के जगह पर Q अपान A, साथ में ये एप्सिलॉन जीरो, और ये ऊपर क्या बचा आपके पास D। ये आपको V की वैल्यू मिल गई। अब मैंने बताया कि अगर आपको V की वैल्यू मिल गई तो कैपेसिटी निकालने से कोई रोक नहीं सकता। देयरफॉर कैपेसिटी C बराबर सूत्र होता है Q अपान V। तो Q अपान V का मान ऊपर से ला के यहाँ रख दीजिए, तो Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन जीरो A, चाहे A एप्सिलॉन जीरो कहें चाहे एप्सिलॉन जीरो A कहें, Q से Q कट गया तो C इक्वल टू ये ऊपर चला गया, तो ये बन गया एप्सिलॉन जीरो A अपान डी। ये कैपेसिटी का फार्मूला आ गया। मात्रक भी लिख सकते हो इसका फैरड। ये तब की बात है जब इनके बीच में एयर भरी हो। अगर इनकी दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरे एक जगह पर फैला हुआ है तो उस केस में ये फार्मूला क्या बन जाएगा, इफ के डाइलेक्ट्रिक मीडियम बी प्लेस्ड बिटवीन प्लेट, तो C की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन जीरो A अपान डी फैरड। ऐसा हो जाएगा। अगर इनके बीच में कुछ ऐसा कहानी बन जाए कि कोई पूरे की जगह पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो फार्मूले में K लग जाएगा। ये फार्मूला एयर या वैक्यूम के लिए था। और याद होगा आपको कि मैंने जब थोड़ी देर पहले नंबर 1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए रिजल्ट बताया था, ये वाला बताया था। इस रिजल्ट से आप अगर एयर या वैक्यूम के लिए जाओगे तो K का मान 1 करके इसको निकाल सकते हो, या जिस भी मीडियम की बात करेगा उसके लिए K का मान आप रखोगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम दूसरा दिखाते हैं आपको। ये सेकंड है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी और इसके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है जिसकी वैल्यू K है, और ये T थिकनेस में फैला हुआ है। पूरी दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल d है। प्लेट M को +Q चार्ज देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की फिनोमिना पहले इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगी, तो यहाँ फैलेगा माइनस, यहाँ फैलेगा प्लस, फिर यहाँ फैलेगा माइनस, बाहर फैलेगा प्लस, वो प्लस चला जाएगा ग्राउंड में। तो यहाँ भी वही काम करना है। पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों प्लेटों के बीच का, और इसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फिर सूत्र लगा देना है C बराबर Q अपान V। इतना याद रखिए, पहले क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर कैपेसिटी का सूत्र लगा देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कुछ अलग रहेगा और इसके लिए कुछ अलग रहेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, सूत्र आपको पता है कि E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ये मैंने जो एप्सिलॉन जीरो यहाँ लिखा, ये समझ लो कि किसके लिए है, एयर के लिए है, जहाँ जहाँ एयर है। लेकिन अगर मैं इसी में K लगा के लिख दूंगा, K एप्सिलॉन जीरो, तो आप समझ जाना कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वेयर एयर इज प्रेजेंट, ऐसा लिख लो, वेयर एयर इज
प्रेजेंट, उसको आप E0 कह दो, तो E0 हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और फिर लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वेयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड, वेयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड। तो उसको जहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखोगे तो उसको E कहो, तो E इक्वल टू हो जाएगा वो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। मिल गया दोनों। या चलो थोड़ा यहीं लिख देता हूँ ताकि जगह की भी बचत बनी रहे। सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। अब आप दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट, तो कहोगे गुरुजी पोटेंशियल डिफरेंस तो काफ़ी आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के लिए कितनी थी E0, और एयर कितनी डिस्टेंस में फैली है, पूरी डिस्टेंस D है, T थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो एयर के लिए जगह क्या बची D माइनस टी, क्या जगह बची D माइनस टी। अब प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले हो E, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितनी जगह में फैला हुआ है तो T थिकनेस में। इस प्रकार से V इक्वल टू E0 का मान रखो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू टी। इनमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा हो तो कॉमन ले लो। क्या कॉमन दिख रहा है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, तो ये बचे हमारे पास D माइनस टी प्लस टी अपान के। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचा D माइनस टी, यहाँ बचा टी अपान के, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आपका बाहर चला गया। अब चाहो तो सिग्मा का भी मान रख सकते हो Q अपान ए। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है Q अपान ए, तो V की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी Q अपान एप्सिलॉन 0 ए, और ये D माइनस टी से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, थोड़ा इसको मिटा दूँ, डिस्टेंस तुम सब समझ जाना। इनसे और इनसे माइनस टी कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो माइनस टी, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 1, और प्लस से माइनस निकल गया तो क्या बचा माइनस, टी निकल गया तो ऊपर भी क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा के। ये तुमको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैपेसिटी निकाल लो, तो कैपेसिटी का सूत्र C बराबर Q अपान V, तो Q अपान V की वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी 1 माइनस 1 अपान के। ये Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन 0 A कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ जगह है, मैं यहाँ बता देता हूँ क्या निकल के आएगा। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A चला गया ऊपर, और नीचे आपके पास बचेगा D माइनस टी तो हमने कॉमन लिया है, अब 1 माइनस 1 अपान के, ये काहे में आएगा फैरड में। तो ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का फार्मूला। किसके लिए, अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया हो तब के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमारे पास M और N दो धातु की प्लेटें थीं, इनके बीच में हमने T थिकनेस में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है, M को प्लस Q आवेश दिया गया, तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की फिनोमिना द्वारा यहाँ माइनस फैला, यहाँ प्लस फैला, फिर इसके नियर वाले सरफेस में माइनस फैला, दूर वाले सरफेस में प्लस फैला, वो प्लस कहाँ चला गया ग्राउंड में। ये पंचायत लिखनी होती है शुरू में, अब मैं लिखना उसको लिखूंगा तो समय लगेगा और जगह लेगा, तो आप इसको तो सुन ही रहे हो, तो थोड़ा सा पॉज करके नोट कर सकते हो। मेन चीज़ डेरिवेशन को समझना यहाँ से था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, वेयर एयर इज प्लेस्ड, जहाँ पर एयर भरी हो, तो E0 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 मैंने ले लिया। अब वहाँ ले लेता हूँ जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, जहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए के अप्लाई कर दिया गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालने जाते हो तो एयर वाला अलग निकलेगा और प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला अलग निकलेगा। तो एयर कितने में थी, D माइनस टी थिकनेस में,
पूरी दोनों के बीच की डिस्टेंस d थी, t में एयर थी तो d माइनस टी थिकनेस में, तो E0 इंटू डी माइनस टी, और t थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम था तो E इंटू टी हो गया। E0 का मान ऊपर से, E का मान ऊपर से ला के रख दिया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, सिग्मा की वैल्यू Q अपान A रख दिया, यहाँ से माइनस टी कॉमन लिया तो ये बन गया। अब C बराबर Q अपान V का फार्मूला अप्लाई करके हमने कैपेसिटी निकाल लिया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इन डेरिवेशन को रिवाइज करिए, चूँकि एग्जाम में ये अक्सर पूछते हैं संधारित्र। तो अब इनके डेरिवेशन तो एग्जाम में देखिए पूछते नहीं हैं, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करा करके सीधे आपको बता देता हूँ रिजल्ट। ये हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर हो गए हैं। यहाँ से हमने इसको प्लस Q चार्ज दिया है अंदर वाले को, ये इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस A हो गई और इसकी रेडियस B हो गई। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की फिनोमेना से बाहर वाले के आंतरिक सरफेस पर माइनस फैलेगा और दूर वाले में प्लस फैलेगा, तो उसका संबंध कहाँ से, ग्राउंड से हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो निकल के आता है दोनों चालकों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कारण जो कैपेसिटी बनती है, तो वो कैपेसिटी का सूत्र याद रखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के AB अपान B माइनस A, ये होता है कैपेसिटी का फार्मूला। अब यहाँ पर A क्या है और B क्या है और K क्या है। K तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर भरा है तो ठीक, नहीं है तो 1 लेके चलोगे। ठीक है ना। A और B क्या है, A है आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस, आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस, और B क्या है बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या एक्सटर्नल रेडियस। अब अगर तुम सोचो कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो क्या करोगे, प्रश्न यहाँ से कई तरह, एक तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा और दूसरा इसी फार्मूले से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बनेगा कि अगर स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो क्या होगा कि जो दोनों की रेडियस है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस है B माइनस A, ये की रेडियस का डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। अब ये मत सोच लो कि अगर एक है उसकी रेडियस है 100 मीटर और B वाले की और A वाले की जो है वो है 1 मीटर, है ना, तो इसका डिफरेंस जो आया वो कम आया। 100 माइनस 1 क्या है 99 आया, 10 ले लेते हो तो 90 आ जाएगा। तो डिफरेंस कम से कम हो, डिफरेंस कम से कम हो और रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा तुमको सेटअप लेना होता है। उसके लिए कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर यही हम देखते हैं किसके लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए, इसी चीज़ को अगर हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करें, चौथे वाले की बात करें, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बेलनाकार संधारित्र, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास दो सिलेंडर हैं, अंदर वाले को कहीं से प्लस Q आवेश दिया गया तो यहाँ माइनस फैल गया, बाहर प्लस फैला, उसका कनेक्शन ग्राउंड से हो गया। अंदर वाले की रेडियस A और बाहर वाले की रेडियस B। इसके लिए जो कैपेसिटी का फार्मूला निकल के आया तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 के अपान log B अपान A, ये फार्मूला निकल के आया कि 2 पाई एप्सिलॉन 0 के log B अपान A। अगर log ये E बेस पर है, अगर इसको 10 बेस पर करना चाहो तो यही फार्मूला ऐसा भी लिखा मिलता है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 के 2.303 का मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो log E बेस से ये log 10 बेस में बदल जाता है, तो ये फार्मूला ऐसा भी मिलता है। अब यहाँ पर B अपान A की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो C की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, B अपान A की वैल्यू कम रहेगी तो C की वैल्यू कम रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों में इतना ही आपको जानना है। इतने से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं या इसी से जुड़ा हुआ डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि सिलेंड्रिकल के लिए कितना होता है या स्फेरिकल के लिए कितना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर थे उसको हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब आगे की कड़ी में हमारा आता है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या आता है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो उसको हम अगली क्लास के लिए रखते हैं, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं।
क्योंकि अगर इसको आप 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो हमारे ख्याल से आपके लिए बहुत यूजफुल चीज़ ये है, ठीक है ना। क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उन दोनों डेरिवेशन को तो अच्छे से लगाइए। दोनों का चारों का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, उनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। और एक बात छूट गई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो C बराबर फार्मूला आपने क्या निकाला कि एप्सिलॉन 0 A/D, ये पहला वाला था। कौन कौन से फैक्टर अपना इफेक्ट डाल रहे हैं तो बता दोगे कि ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये 3 चीज़ें आपको बतानी हैं। कहोगे तो मैं इसको अगले लेक्चर में जोड़ करके लिखवा दूंगा, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेटों का इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घटेगी, और डिस्टेंस को घटाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर ज़्यादा है तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कम है तो कैपेसिटी कम होगी। तो ये पहला वाला था जो हमने बताया था। तो इसमें C प्रोपोर्शनल टू K, C प्रोपोर्शनल टू A, C प्रोपोर्शनल टू 1/D, ये फैक्टर आपके बन सकते हैं। जो दूसरा वाला बताया था आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, तो उसमें क्या निकल के आया था, एप्सिलॉन 0 A/D - T 1 - 1/K। तो इस फार्मूले के हिसाब से आप निकालोगे। यहाँ भी एरिया ज़्यादा होगा तो C प्रोपोर्शनल टू A, K ज़्यादा होगा, C प्रोपोर्शनल टू के ऊपर जाएगा ना तो K भी ज़्यादा हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो तुम्हारा ये D - T की बात हो रही थी, डिस्टेंस की, थिकनेस की, तो इनके हिसाब से आप चलोगे तो उनको वेरी कर पाओगे। ये प्रभावित करने वाले मेन कारक हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में प्रभावित करने वाले कारक भी पूछता है, रिजल्ट भी पूछता है, डेरिवेशन भी पूछता है, ठीक है। अच्छे से तैयार करिएगा। कल की क्लास में हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब जब ये टॉपिक पूरा ख़त्म होगा कैपेसिटर का, तब आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इसमें देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।